Welcome back students. Today is the last part of the chapter enzyme. आज हम एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, इनहिबिटर्स एंड द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स जो हैं, जितने भी एंजाइम वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं. बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जितने भी एंजाइम्स हैं, दो देयर आर सम एक्सेप्शन दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लाइन. all the enzymes are protein, but all the proteins are not enzymes. क्योंकि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हार्मोन्स भी होते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं, रिसेप्टर्स भी होते हैं. सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. वैसे तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन होते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शन. राइबोजाइम ये एक एंजाइम है, लेकिन ये आरएनए है. आरएनए मीन्स न्यूक्लिक एसिड है. राइबोजाइम वो एंजाइम है जो कि पेप्टाइड फॉर्मेशन करता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, मीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है. एंजाइम्स जो हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक विद देयर सबस्ट्रेट, क्योंकि हर एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करता है, और वो सबस्ट्रेट जो है वो पर्टिकुलर होता है फॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम. सो एक्टिव साइट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सबस्ट्रेट. तो एक सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट है. सो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक विद देयर सबस्ट्रेट. एंजाइम डज नॉट गेट यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन. वो खुद यूज़ नहीं होते हैं, वो अपना शेप चेंज नहीं करते हैं. वो शेप किसका चेंज करते हैं? सबस्ट्रेट का चेंज करते हैं. इसीलिए लेस नंबर ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड. मतलब थोड़ा सा एंजाइम होगा तो भी वो बहुत सारे रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है. सिंगल टाइप ऑफ रिएक्शन को कई बार कैटलाइज कर सकता है. डीनेचरेशन. डीनेचरेशन मीन्स एंजाइम जो है जब डीनेचर हो जाते हैं तो अपना शेप चेंज कर देते हैं और फिर वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करते हैं. मोस्टली एंजाइम का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो जो है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाता है, चेंज इन शेप हो जाता है, सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करता है. एंजाइम जो है वो लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं. डीनेचर और इनएक्टिव दोनों ही कंडीशन में जो है एंजाइम अपने रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर, जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि एवरेज अगर टेम्परेचर माना जाए तो मोस्टली 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर एंजाइम जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है. हर एंजाइम का अपना अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर एवरेज देखें तो दैट विल बी 40 डिग्री सेल्सियस. For the temperature at which the enzyme works maximum या maximum rate of reaction होती है, that is known as the optimum temperature. यहाँ ग्राफ देखिए इसका, ये एंजाइम एक्टिविटी और ये टेम्परेचर है. जब टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है. अगर इस टेम्परेचर से कम है या इस टेम्परेचर से ज़्यादा है, दोनों ही कंडीशन में एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है. द सेकेंड वन इज़ इफेक्ट ऑफ पीएच. डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट पीएच पे वर्क करते हैं. जैसे हम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है, पेप्सिन एंजाइम है जो एसिडिक पीएच पे काम करता है. सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है जो पीएच 7 पे वर्क करता है. उसी तरह से ट्रिप्सिन एंजाइम है जो एल्कलाइन या बेसिक पीएच पे काम करता है. सो द पीएच एट विच द एंजाइम वर्क वेरी एफिशिएंटली, दैट इज नोन एज इट्स ऑप्टिमम पीएच. ऑप्टिमम पीएच पे इसकी एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी जो है सबसे हाईएस्ट हो जाती है. ये देखिए ग्राफ है इसका, ये एंजाइम एक्टिविटी है, ये पीएच है, यहाँ से पीएच इंक्रीज हो रहा है. दिस इज द ऑप्टिमम पीएच जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है. अगर इस पीएच से कम है या इस पीएच से ज़्यादा है तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट करेगी. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज सबस्ट्रेट. यस, सबस्ट्रेट है. सपोज कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 0, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और वी मैक्सिमम पहुंचाएगी. सपोज 100 एंजाइम्स लिए गए हैं, तो 100 एंजाइम्स जो हैं वो 100 सबस्ट्रेट को बाइंड कर लेते हैं. जैसे हमने 10 ऐड किया, 20 हुए सबस्ट्रेट, 30 हुए, इस 50 हुए, इस तरह से जो है वो इंक्रीज होगा. तो इनिशियली जब हम सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं रिएक्शन में, हमने एंजाइम ऐड कर रखा है, तो इनिशियली ये इंक्रीज होता रहता है रेट ऑफ रिएक्शन.
बट व्हेन इट रीचेस द वी मैक्सिमम, जब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाती है, उसके आगे हम कितना भी रेट इसको इंक्रीज़ कर लें, सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करें, एक्टिविटी जो है, रेट ऑफ रिएक्शन आगे इंक्रीज़ नहीं होता है। मीन्स जैसे 100 एंजाइम्स हैं, हमने 10, 20, 30, 40, 50 तब तक, जब तक सबस्ट्रेट इस अमाउंट में ऐड किए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहा। जब 100 सबस्ट्रेट हो गए, सारे एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाई हो गए, उसके बाद अगर हमने 120 सबस्ट्रेट मतलब 20 सबस्ट्रेट और ऐड कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो नोन एज द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मीन जितने एंजाइम हैं उतने सबस्ट्रेट ने उन एंजाइम्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, दैट इज़ नोन एज द सैचुरेशन। और सैचुरेशन पॉइंट पर वी मैक्सिमम अटेन हो जाता है। यहाँ पे ये वी मैक्स अपॉन हाफ और के एम है। के एम इज़ द माइकलिस कांस्टेंट। के एम वो सबस्ट्रेट है, दैट अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जहाँ पर वी मैक्सिमम का हाफ पहुँच जाता है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है, मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, उसकी हाफ वेलोसिटी पहुँच जाती है। मीन्स जैसे हमने 100 एंजाइम्स की बात की थी, 100 सबस्ट्रेट होने पर वी मैक्सिमम हो जाता है, तो सबस्ट्रेट 50 होने पे वो वी मैक्स बाय 2 हो जाएगा, और ये 50 सबस्ट्रेट इज़ नोन एज दी के एम। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो सबस्ट्रेट में क्या लिखेंगे, एज द सबस्ट्रेट इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेज, बट व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, आफ्टर दैट even if we add more substrate, there is no increase in the rate of reaction because all the enzymes are occupied by the substrate. Inhibition of the enzyme. इनिबिटर्स क्या होते हैं, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर देते हैं, मीन्स उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं, दैट इज नोन एज दी इनिबिटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म होता है इनिबिशन का, लेकिन आप पे कोर्स में सिर्फ कम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं तो मैं वही पढ़ाऊँगी। कम्पिटिटिव इनिबिशन, जैसे कि नेम ही इंडिकेट करता है कम्पिटिटिव, इसमें क्या होता है, जो इनिबिटर होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है। तो एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट को बाइंड होना चाहिए, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होकर के इनिबिटर बाइंड हो जाता है। तो इस वजह से एंजाइम के एक्टिव साइट पे कौन बाइंड हो गया, इनिबिटर बाइंड हो गया है, तो प्रोडक्शन प्रोडक्ट का नहीं होगा। तो दिस रिजल्ट विद द इनिबिशन ऑफ दैट एंजाइम। जैसे एग्जांपल है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, एक एंजाइम है। ये एंजाइम सक्सिनेट सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है नॉर्मली, लेकिन मैलोनेट जो है इसका स्ट्रक्चर सक्सिनेट से बहुत रिजेंबल करता है। तो सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम से ऐड हो, उसकी बजाय क्या होता है, मैलोनेट जो है वो अटैच हो जाता है सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम से, एंड इट एक्ट एज अ इनिबिटर। मैलोनेट एक्ट एज अ इनिबिटर। सो सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं करता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। यहाँ बता दूँ, जहाँ पे भी पीछे ASE लगा होता है, एज इज इंडिकेटिंग द एंजाइम। सो फर्स्ट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज या डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। वो सारे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन टुगेदर करते हैं, दोज आर नोन एज द ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम और द डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। एज द नेम इंडिकेट कर रहा है, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ये इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में जब रिएक्शंस पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स के। एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है। सो दीज आर द एंजाइम विच रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट। सेकेंड इज ट्रांसफरेज एंजाइम। एज द नेम इंडिकेट, ये क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करते हैं फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, दैट इज नोन एज द ट्रांसफरेज एंजाइम। जैसे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो हैं ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हेलाइड बॉन्ड, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड, इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। जैसे एग्जांपल लाइपेजेस है, ग्लाइकोसाइडेजेस है, पेप्टाइडेजेस है, ये सारे जो है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट इज लाइसिस एंजाइम। लाइसिस एंजाइम जो हैं, दीज आर डूइंग द रिमूवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट।
रिमूवल ऑफ ग्रुप करते हैं, हाइड्रोलाइसिस में भी रिमूवल ऑफ ग्रुप होता है बट विद द हेल्प ऑफ द वाटर, हाइड्रोलाइसिस होता है वहाँ पर। यहाँ पर रिमूवल ऑफ ग्रुप होता है सबस्ट्रेट से अदर देन दी हाइड्रोलाइसिस मेथड, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। और दूसरी चीज़ इसमें सब जो प्रोडक्ट बनता है उसमें डबल बॉन्ड रहते हैं, दैट इज़ नोन एज दी लाइज एंजाइम। लाइज एंजाइम जो है जैसे डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ लाइज एंजाइम जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है अमाइनो एसिड से, दैट इज आफ्टर रिमूविंग द वाटर, दैट रिमूव द हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वाटर। सो लाइसिस एंजाइम और हाइड्रोलाइसिस एंजाइम में डिफरेंट ये है कि इसमें डबल बॉन्ड्स जो हैं वो रहते हैं और मैकेनिज्म हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, और इसमें जो है हाइड्रोलाइसिस होता है, मीन विद द हेल्प ऑफ water. Then isomerase enzyme, as the name indicate, these are the enzyme which are involved in the isomerism. It may involve the interconversion of optical, geometric और positional isomers. Example है hexoisomerase या glucose isomerase. These are the enzyme which help in the isomerization reaction. Ligases enzyme, ये वो एंजाइम हैं जो टू डिफरेंट कंपाउंड्स को लिंक करने का काम करते हैं या जोड़ने का काम करते हैं। इट में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो, कार्बन सल्फर बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन या फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स हो, इनकी जॉइनिंग को कैटलाइज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ बता दूँ, जैसे डीएनए लाइगेज एंजाइम है दैट हेल्प्स इन दी जॉइनिंग। कोफैक्टर्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जो एंजाइम होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसे हम कोफैक्टर्स कहते हैं। एपो एंजाइम और कोफैक्टर्स टुगेदर दे फॉर्म दी हॉलो एंजाइम। तो जो एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है दैट इज नोन एज हॉलो एंजाइम। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड द मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप, इस टॉपिक पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं। जैसे एग्जांपल पेरोक्सिडेज, कैटालाइज एंजाइम है, इनके अंदर हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज कोएंजाइम। कोएंजाइम कोफैक्टर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये बाउंड टू द ट्रांजिएंट फॉर्म, जो ट्रांजिएंट फॉर्म है एंजाइम का वहाँ पर जो है बाइंड होते हैं। कोएंजाइम मोस्टली विटामिन होते हैं लाइक NAD और NADP। NADP इज निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। NAD इज निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इनके अंदर विटामिन और वाइटामिन नाइसिन होता है, तो कोएंजाइम्स आर मोस्टली वाइटामिन्स। मेटल आयंस आर ऑल्सो कोफैक्टर। दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। दीज फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। जब एपो एंजाइम बॉन्ड करता है सबस्ट्रेट से तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड करने में हेल्प करते हैं। लाइक जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोफैक्टर्स। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस चैप्टर।